देखो मेडिको लीगल केस क्या है कि whenever any patient coming to us, okay, and whenever we think that there is a requirement of legal help or help of the legal system to know the cause of problem for which the patient has come to us, okay. मेडिको लीगल केस क्या हुआ कि जब भी हम किसी पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, और एज ए डॉक्टर हमें ये फील होता है कि हमें लीगल सिस्टम की जरूरत है, सहायता लेने की जरूरत है, उसका कॉज जानने के लिए कि ये ऐसा क्यों हुआ एज पर द लॉ ऑफ द लैंड। जिस भी कंट्री में ये बात हो रही है, जिस भी कंट्री में डॉक्टर साहब केस देख रहे हैं, उस कंट्री के, उस देश के जो लॉ है, नियम कानून है, उसके मुताबिक, उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि केसेस whenever attending doctor after taking history and examination of the patient think that some investigation by the law enforcing agency is essential to fix the responsibility regarding the case in accordance with the law of the land, ठीक है। किसी भी देश के कानून के मुताबिक जब भी डॉक्टर को यह फील हो कि उसको लीगल सिस्टम की सहायता की जरूरत है, कॉज जानने के लिए, रीजन जानने के लिए, ऐसा क्यों हुआ, ये पेशेंट आपके पास में कोई इंजरी का आया था, ऐसा क्यों हुआ, आपको लगता है कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हो सकती है, किसी के द्वारा की हुई इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है, या कोई डेड बॉडी आई है आपके पास में, तो इसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। डायरेक्टली आपके पास ब्रॉट इन डेड केस है या फाउंड डेड केस है, ओके। तो इन सिचुएशन के अंदर जब भी मेडिकल फैटर्निटी को, डॉक्टर्स को ये लगे कि हमें कानून की सहायता की जरूरत है उस देश के, ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, तो उस टाइप की केसेस को हम लोग मेडिको लीगल केस कहते हैं, ठीक है। इनफैक्ट वाइस वर्सा जो है, इसका उल्टा भी सही मेडिको लीगल केस नहीं आएगा कि जब भी कानून को ये जरूरत पड़ती है, लीगल सिस्टम को ये जरूरत पड़ती है मेडिकल सिस्टम की हेल्प की, कि भाई कोई डेड बॉडी जो है पुलिस को मिली, तो वो उसको पोस्टमार्टम के लिए लाते हैं। क्यों लाते हैं पोस्टमार्टम के लिए? वो जानना चाहते हैं कि क्यों मरा, है ना, कॉज ऑफ डेथ जानना चाहते हैं। तब लीगल सिस्टम मेडिकल सिस्टम की हेल्प लेता है, बात आ रही समझ में? तो वो सिचुएशन भी, वो केस भी मेडिकल लीगल केस काउंट होता है। बिल्कुल क्लियर है? ठीक, ओके। अब जो हर हॉस्पिटल के अंदर आपको पता होगा कि कैजुअलिटी डिपार्टमेंट होता है या इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे वो सरकारी अस्पताल है। तो जो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर है, जिसको आप इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर भी कहते हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और एनी डॉक्टर जिसके पास पेशेंट को लाया गया या, ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब पेशेंट को लाते हैं तो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर की या अटेंडिंग डॉक्टर की क्या जिम्मेदारी है? टू सेव लाइफ, उसकी ड्यूटी का पार्ट ऑफ द ड्यूटी है। अब जीवन बचाने के लिए आपको प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी होगी? हाँ डॉक्टर साहब बताओ फटाफट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सेव लाइफ, लाइफ को सेव करने की आपकी जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट देने की रिक्वायरमेंट है, ओके। थैंक यू। बट कभी भी जब मेडिको लीगल केस आपके दिमाग में यह बात आ गई कि भाई मेडिको लीगल एमएलसीज का रेज करना है, तो क्या आपको पेशेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट है, उसके अटेंडेंट के परमिशन की रिक्वायरमेंट है? हाँ जी, है, हाँ या ना?
देयर इज नो रिक्वायरमेंट, बिकॉज इट इज द डिसीजन ऑफ, ये किसका डिसीजन है? डॉक्टर साहब का डिसीजन है कि उसको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की सहायता लेनी। तो ये आपके हमारे जो है परव्यू के अंदर, डॉक्टर्स के परव्यू में आता है, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए हमने लिखा है क्या है, कंसेंट ऑफ फैमिली मेंबर्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस एज ए एमएलसी, मेडिकल नॉट रिक्वायर्ड। परमिशन की फैमिली मेंबर्स की जरूरत नहीं, साहब कंसेंट नहीं दे रहा, कोई मतलब नहीं निकलता, ये हमारा डिसीजन है एज ए मेडिकल ऑफिसर कि हमें कानून की सहायता चाहिए। तो उस सिचुएशन के अंदर हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मेडिको लीगल हर कैजुअलिटी के अंदर एमएलसी एक रजिस्टर होता है जिसमें मेडिको लीगल रिपोर्ट लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? मेडिको लीगल रिपोर्ट लिखी जाती है। उस रिपोर्ट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमएलआर। क्या बोलते हैं? एमएलआर। तो वो लोग बोलते हैं ना एमएलसी और एमएलआर में क्या फर्क है? अरे एमएलसी मेडिको लीगल केस, उस केस की बात कर रहे हैं कि मेडिको लीगल केस है, रिपोर्ट क्या है? उस केस की रिपोर्ट है। तो वो क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब लिस्ट ऑफ मेडिको लीगल केसेस, जैसे कि सबने कहा कि इंजरीज, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? इंजरीज आती है। किसी भी इंजर्ड पेशेंट को जब हमारे पास लाया जाता है तो वो केस जो है एमएलसी केस कहलाता है। हमें नहीं पता क्यों लगी, कैसे लगी, हम तो ये बता सकते हैं कि वे शार्प इंस्ट्रूमेंट से लगी, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से लगी, है ना, सिंपल है कि ग्रीवस है कि डेंजरस, हम तो वो बताएंगे। ठीक है, वो एक्सीडेंटल थी कि असॉल्ट था कि सुसाइडल इंजरी थी, क्या थी, ये लीगल सिस्टम का काम। इसका काम है लीगल सिस्टम, हम अपनी सिर्फ ओपिनियन देते हैं। ठीक है। दूसरा है सस्पेक्टेड और एविडेंस केसेस ऑफ सुसाइड, कि सस्पेक्ट है या लग रहा है आपको कि सुसाइड है। ठीक, तो सुसाइड के ऑल सुसाइड केसेस, होमिसाइड केसेस, इवन अटेम्प्टेड सुसाइड और अटेम्प्टेड होमिसाइड, ये सारे के सारे मेडिकल लीगल केसेस में काउंट होते हैं। देन है केसेस ऑफ पॉइजनिंग, ऑल टाइप ऑफ केसेस ऑफ पॉइजनिंग, ये मेडिकल लीगल केस में। क्यों? क्योंकि पॉइजनिंग क्यों हुई, कैसे हुई, किसने की, क्या हुई, ये हमारा काम नहीं। हमारा काम क्या है? एज ए मेडिकल ऑफिसर बस उसकी पेशेंट की लाइफ बचा। ठीक है। ऑल टाइप ऑफ बर्न केसेस, इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। एनी बर्न केस coming to our casualty, MLC has to be raised. Cases of injuries with likelihood of death, ऐसी इंजरी केसेस जिसमें कि डेथ होने के चांसेस, ठीक है, सेपरेटली दे रखा है। ठीक है, इसका तो बहुत सीरियस टाइप की इंजरी है, ग्रीवियस टाइप की कम से कम इंजरी हो गई या डेंजरस इंजरी हो गई। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं खुद ही बाथरूम में गिर गया, ना भैया ना, अब नहीं मानते हम, तो उस कानून को बताते हैं। ठीक है, होता है ना ऐसे, सीढ़ी से गिर गए, पता नहीं समझ में, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर हो गया, घर वाले ही बोल रहे हैं बट अपना काम ये होना चाहिए कि उसका एमएलसी रेज करो अगर आपको सेफ जीना है। पेशेंट ब्रॉट टू द हॉस्पिटल इन सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस और इम्प्रॉपर हिस्ट्री, कुछ पता ही नहीं लग रहा, पेशेंट आया है, आपने एग्जामिन कर लिया है, सस्पिशियस लग रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, वो केसेस जो है मेडिकल लीगल आप रेज करती है। फाउंडेड केसेस, तो डेड बॉडी कहीं पे भी मिल रही है, हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, आप सुबह आए, मरा हुआ पाया गया, उसको क्या बोलेंगे? फाउंडेड बोलेंगे, है ना। तो फाउंडेड का मतलब ये नहीं कि सड़क जंगल में मिलेगा फाउंडेड ना, एनीवेयर। अनकॉन्शियस पेशेंट, कोई भी बेहोश पेशेंट लाया जाता है हमारे पास और हमें ये लगता है कि यार इसका कॉज जो हमें नहीं समझ में आ रहा है। अदरवाइज तो कॉमन पेशेंट आते हैं, आप उसको 25% ग्लूकोज देते हो, होश में आ गया, नहीं हो कुछ और देते हो, है ना। ठीक है, हमें लगता है किसी न किसी बीमारी की वजह से है, लेकिन अगर हमें लगे कि हमें नहीं पता लग रहा क्या हो रहा है, तो इन दैट केस मेडिकल रेज करो। ठीक है। देन सेक्सुअल ऑफेंसेस, ऑल टाइप ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसने डिफाइन नहीं किया, कोई कैटेगरी डिग्री नहीं दे रखी,
ऑल टाइप ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, सस्पेक्टेड और एविडेंट क्रिमिनल अबॉर्शन केसेस। क्रिमिनल अबॉर्शन चाहे वो सस्पेक्टेड हो या आपको लग रहा है कि बिल्कुल हाँ जी क्रिमिनल अबॉर्शन है, ठीक है, तो उस टाइप के केसेस को जो है वो मेडिको लीगल में काउंट होता है। चाइल्ड अब्यूज, एनी टाइप ऑफ चाइल्ड अब्यूज, अगर आपको लगता है कोई पेशेंट कोई बच्चे को लेके आता है और आपको लगता है एज मेडिको कि चाइल्ड अब्यूज का केस है, हमेशा उसकी मेडिको लीगल रेज करो। फादर मदर से पूछने की जरूरत नहीं है, वो काम पुलिस का है, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, वाइफ में झगड़ा होता है या बाप बेटे में झगड़ा होता है या भाई बहनों में झगड़ा होता है और कुछ इंजरी होती है या कुछ प्रॉब्लम आती है, आपके पास लेके आते हैं, तो हमें वो जो है उस सिचुएशन के अंदर भावना में नहीं बहना है। डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है, तुम अपना निपटे, पुलिस के साथ निपटो, कानून के साथ निपटो। एज रिगार्ड्स वी आर कंसर्न, आपके पास हमारे पास आए हो ट्रीटमेंट के लिए, हम आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, साथ में लीगल सिस्टम को इन्फॉर्म कर रहे हैं कैसे ऐसे वैसे केस आया, ठीक है। पर्सन अंडर कस्टडी, आप सुनते होंगे ना कि पुलिस कस्टडी में साहब इतना टॉर्चर किया बंदा मर गया, या जुडिशियल कस्टडी में मर गया। तो डेथ जो है अंडर कस्टडी अगर कुछ है या सीरियस इंजरी अंडर कस्टडी हो जाती है, तब भी जो है वो मेडिको लीगल में ही काउंट होगा, ठीक है। डाइंग सडनली और ऑन ऑपरेशन टेबल, डेथ ऑन ओटी टेबल, ओके, ऑपरेशन थिएटर की टेबल पे एनी डेथ इज ए मेडिको लीगल केस, ठीक है। इसीलिए डीओटी की कंसेंट ली जाती है, क्या ली जाती है? डीओटी की कंसेंट। बट इवन इफ कंसेंट फॉर डीओटी हैज बीन टेकन, द एमएलसी हैज टू बी रेज्ड, एमएलसी रेज करनी कर, ठीक है। केस ऑफ ड्रंकननेस, जो शराब पी हुई किसी ने तो, ठीक है, उस टाइप का केस। इवन डेथ केस जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग हुआ है, मरा है या मरने वाला, ठीक है, तो वो उस टाइप के केसेस भी मेडिकल लीगल में काउंट होते हैं, ठीक है। ये हॉस्पिटल वाले अच्छे से जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के 2 केसेस हॉस्पिटल में हुए, ठीक है, दोनों मेडिकल लीगल हुए ना, अभी तक केस चल रहा है। ब्रॉड डेड केसेस, किसी हॉस्पिटल से कोई पेशेंट रेफर हुआ, आते आते आपके गेट पे आया तक मर गया, दैट इज द पुलिस हैज टू बी इन्फॉर्म्ड, क्योंकि वो ब्रॉड डेड केस है, आपको उसको मेडिकल लीगल रजिस्ट्रेशन देना ही पड़ेगा। नेचुरल डिजास्टर, कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो भूकंप आता है या बाढ़ आती है या कुछ होता है, उसमें ऑल केसेस जो है आपने देखा होगा, सबका जो है उसको मेडिकल लीगल में कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये वर्क फ्लो फॉर मेडिकल लीगल केसेस ब्रॉट टू इमरजेंसी, क्या वर्क फ्लो होगा? कि जो एनी केस कमिंग टू अस, या तो वो अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा, है ना। अनस्टेबल होगा तो स्टेबलाइज करेंगे पेशेंट को विद प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, देन डॉक्टर साहब लेंगे एमएनसी रेज करने का डिसीजन, एमएनसी रजिस्टर उठाएंगे, फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन एमएलआर रेज करेंगे, ठीक है, दोनों का स्टेबलाइज करके पूरी जो है देन रिपोर्ट पूरी बन जाएगी एंड इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन टू पुलिस। तो ये एक फ्लो चार्ट है कि कोई अगर आपकी कैजुअलिटी में पेशेंट आता है तो हमारा सीक्वेंस ऑफ एक्शन क्या होता है, ये ध्यान रहेगा सबको। सिंपल चार्ट में मैंने इसको बना दिया है, ठीक। अनस्टेबल है तो उसको स्टेबल करो, कहने का मतलब ट्रीटमेंट दो। ये नहीं कि मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग इंटर्नशिप कर रहे थे या जब कॉलेज में थे या उसके बाद भी कोई एक्सीडेंट केस आता था, कुछ आता था, तो पुलिस का वेट करते थे। वो पेशेंट ट्रॉली पे पड़ा हुआ ब्लीड कर रहा है और जब तक पुलिस नहीं आती थी तब तक उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। बात नहीं समझ में कि पुलिस आएगी, वो पर्चा जो भी उसका वो बनाएगी, अब बोलेगी हाँ जी इसका ट्रीटमेंट करो, तब ट्रीटमेंट होता था। उसके चलते काफी पेशेंट्स जो थे वो बड़े बड़े अस्पतालों के, मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों के कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में मर जाते। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कुछ केसेस के बेसिस के ऊपर कि भाई ये नहीं हो सकता,
पहला काम जो है डॉक्टरों का ट्रीटमेंट देना है, लाइफ बचाना है, तो सेव लाइफ एंड लिव, है ना पहला काम। तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी जो है हॉस्पिटल में या क्लिनिक में, कहीं पे भी अगर पेशेंट जाता है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट दो, उसके बाद में वेरेवर रेफर आप करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि पुलिस नहीं आई, इसका एफआईआर नहीं हुई है, ये नहीं है, पहले बहुत एफआईआर हुई कि नहीं हुई, 50 नखरे हुआ करते थे पहले जमाने में, तो सब खत्म हो गया, ठीक है। पेशेंट आया, लाया आया या लाया गया या जो भी वट एवर, ठीक है। हमारा पहला काम तो सेव लाइफ एंड लिव, ठीक है। हम देर कर देंगे, पता लगा कि टांग काट ली, कंपटीशन करना पड़ गया, ठीक है, कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए? कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। उससे बचना है तो पहले ट्रीटमेंट दीजिए और उसके बाद में एमएलसी रेज करो, पुलिस को इन्फॉर्म करो, ठीक है। और ये आइए सर, आइए कब से। अब व्हाट आर दी प्रोटोकॉल्स, किन किन बातों का ध्यान रखना है जब हम मेडिको लीगल रिपोर्ट लिखते हैं या रेज करते हैं, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें कोई बताएगा जो अभी कैजुअल्टी में अभी कौन काम आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो ऐसा कौन कौन से 2-3 पॉइंट हैं जो आपको याद हैं कि मेडिकल लीगल एमएलसी रेज करते हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए, बताइए। हम्म हम्म, ओके, ठीक है। और कोई ऐड करना चाहते हैं? एड्रेस, ओके, वेरी गुड। और की कैजुअल्टी नर्सिंग वाले, हाँ सुनील जी। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू। तो ये बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस शुड बी सेंट इन प्रॉपर फॉर्मेट। हमेशा एक चीज याद रख लेना, हर चीज का फॉर्मेट होता है, यानी मेडिको लीगल केस हमने अपना काम कर दिया, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट दे दिया, ठीक है, तो पुलिस को इन्फॉर्म करना है एक प्रॉपर फॉर्मेट के ऊपर, ठीक है। जब हमें पेशेंट को एग्जामिन करना है, देखो पेशेंट को एग्जामिन, कंसेंट फॉर रेजिंग मेडिको लीगल हमें जरूरत नहीं किसी की, हमारा डिसीजन है, समझ गए। लेकिन पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए द कंसेंट इज रिक्वायर्ड, बात समझ गए ना, दो कंसेंट की बात कर रहा हूं मैं, एक है मेडिकल केस रेज करने की कंसेंट, उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कंसेंट की, वो हमारा एज ए डॉक्टर हमारा डिसीजन है कि हमें मेडिकल लीगल केस रेज करना है, ठीक है। मगर पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर लेस देन 12 साल से कम का है तो पेरेंट्स कंसेंट देंगे पेशेंट को एग्जामिन करने की, ठीक है, या फिर मेडिकल जो है अपना कोई गार्जियन है तो गार्जियन देंगे, ओके, या पुलिस लेके आई है तो पुलिस उसको उस टाइम पे परमिशन देगी कि भी ठीक है इसको एग्जामिन कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। कई बार पुलिस एक्सीडेंट केस पुलिस उठा के लेके आती है किसी को, है, तो उस टाइम पे थोड़ी ना वो उसके घर वाले होते हैं या गार्जियन होते हैं, जो आया वही परमिशन देगा, ठीक है करो, नो प्रॉब्लम। कोई नहीं मिलता मेडिकल सुपरिटेंडेंट देंगे कि भाई ठीक है यार मैं हूं, परमिशन दे रहा हूं, ठीक है, ट्रीटमेंट करो। द प्रिलिमिनरी एंट्री शुड बी कंप्लीट, तो एंट्री जो जो भी आप एंट्री करेंगे वो कंप्लीट होनी चाहिए, इनकम्प्लीट एंट्रीज नहीं होनी चाहिए कि भाई नाम पूरा लिखो, एड्रेस पूरा लिखो, एज पूरी लिखो, आइडेंटिफिकेशन अगर आपने लिखना है तो पूरे पूरे लिखो, ठीक, ऐसे करके। तो एंट्री कोई भी इनकम्प्लीट एंट्री नहीं होनी चाहिए उस फॉर्म के, एक नहीं बाद में करूंगा ना, उसी टाइम पे करना है। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, हमेशा इसे याद रख लेना कि मेडिकल लीगल केसेस के अंदर या जब भी आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख रहे हो कहीं भी, इनफैक्ट इवन आप ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख रहे हो तब भी आपको 2 लिखना है, हमेशा याद रखें, ठीक है। 2 में से एक कोई बर्थ मार्क होना चाहिए, मोल है या कोई और दाग वाग का निशान है जो कि बर्थ से रिलेटेड है, और दूसरा कोई इंजरी का रिमार्क हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक ही बात करोगे तो जैसे मेरे यहाँ पे मोल है, ऐसे पता नहीं कितने घूम रहे हैं जिनके लेफ्ट साइड में नाक के मोल है, इसलिए दूसरे की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ठीक है।
डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन करेक्टली आपको एमएलआर रिपोर्ट में लिखना, ठीक है। ये नहीं कि हमने बाद में लिखेंगे ना, जब आपने शुरू किया एग्जामिनेशन उस पर उसका डेट एंड टाइम आ जाना चाहिए, और जब खत्म करते हैं एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी जब साइन करते हुए नीचे जब आपका डेट लिख रहे हो वहां पे उसका कब कंप्लीट किया आपने वो टाइम डालना चाहिए, ठीक है। अगर पेशेंट को आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, अब आपको बताना है कि भाई इसकी टाइप ऑफ इंजरी क्या है, सिंपल है, ग्रीवियस है, डेंजरस है, तो अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर उसकी उस समय पे जो कंडीशन है वो लिखनी है, ठीक है। वट एवर कंडीशन उस समय पे है वो हमने अपने फाइल के अंदर लिखनी है, ठीक है। टेक प्रॉपर हिस्ट्री, और हिस्ट्री जो है जिस लैंग्वेज में हिस्ट्री दे रहा है बंदा, जो समझता है, सेम लैंग्वेज हमने यूज करनी है लिखते वक्त, ठीक है। इट इज बेटर टू राइट इन द सेम लैंग्वेज, ठीक है। उससे क्या होगा कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांस नहीं है स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। इन केस ऑफ पॉइजनिंग एंड अदर केसेस, जनरल एग्जामिनेशन अदर साइन शुड बी मेंशन्ड इन डिटेल, यूज स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स वेर एवर पॉसिबल। जहां पे भी एग्जामिनेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है जैसे पॉइजनिंग का फॉर्मेट सेपरेट होता है, अल्कोहलिज्म का फॉर्मेट ही सेपरेट, इंजरी फॉर्मेट ही सेपरेट, है ना। इनके अलग अलग फॉर्मेट भी हैं, ठीक है, बाद में बताऊंगा किसके अलग अलग कौन से फॉर्मेट है। तो वो प्रॉपर फॉर्मेट यूज करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस जो होंगे वो कम से कम होंगे। फिर जो डिटेल्स ऑफ पुलिस कांस्टेबल, जो भी पुलिस कांस्टेबल आया है आपके बुलाने पे, या पेशेंट को लेके आया है या डेड बॉडी को लेके आया है, उसकी पूरी डिटेल लिखनी है आप। और हमेशा पुलिस वाले की डिटेल जो है वो उसके बेल्ट नंबर से कंप्लीट होती है। पूरा नाम लिखेंगे, कौन सी चौकी से आया हुआ है, ये मोबाइल चौकी का है, ये स्टैटिक चौकी का है, और उसका बेल्ट नंबर क्या है। बेल्ट नंबर इज आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी है उसकी, ठीक है। वो पूरा डिटेल लिखना जरूरी है। ये नहीं कि नाम लिख दिया, उसके नाम के तो 50 पुलिस वाले होते हैं, ठीक है, सेम नाम के बहुत बंदे होते हैं, तो उसका बेल्ट नंबर हैज टू बी रिटन। अगर किसी पेशेंट की, अगर किसी की मेडिको लीगल रिपोर्ट रेज हो गई है पहले वाले हॉस्पिटल के अंदर, तो आपको रेज करने की जरूरत नहीं है। सपोज कोई एसआई का पेशेंट आता है और वहां पे उसकी एमएलसी रेज हो चुकी है, तो उसका एमएलसी नंबर हमने अपनी फाइल में नोट करना है, ठीक है। हमें अलग से रेज करने की जरूरत नहीं है, ना अलग से पुलिस को बताने की जरूरत है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज पुलिस को बताना जरूरी है। मेरे को क्लियर है ना। और डेथ पुलिस को बताना जरूरी है कि इस एमएलसी नंबर का पेशेंट इस हॉस्पिटल में जो रेज हुई थी वो पेशेंट डिस्चार्ज कर रहे हैं हम लोग, ये पुलिस हैज टू बी इन्फॉर्म्ड, याद रखना, ठीक है भाई। आरएमओ याद रहेगा, नर्सिंग स्टाफ याद रहेगा, ठीक है। आपको नई रेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं तो जो प्रेजेंट कंडीशन फाइंडिंग्स है उसकी वो एज इट इज लिख देते हैं, वो मैं पिछले उसमें बताया था। एमएलसी कैन बी रिटन एंड साइंड बाय, कौन साइन कर सकता है, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। और अगर कोई मेडिकल कॉलेज है तो वहां पे जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर अलग से होते हैं। अगर किसी पीजी वाले ने देखा है उस सिचुएशन के अंदर उस फैकल्टी साइन करना करेगा तो बेटर है। किसी किताब में नहीं लिखा क्योंकि वो जो पीजी करने आया वो क्वालिफाइड डॉक्टर है, बट डिस्पाइट दैट इट इज एडवाइजेबल कि टीचिंग इंस्टीट्यूशन में अगर एमएलसी रेज हो रही है तो उसकी फैकल्टी शुड काउंटर साइन दैट, ठीक है। क्यों साइन करना चाहिए कि वो तो पीजी करके चला जाएगा, पता नहीं कहां जाएगा, ठीक है। तो फैकल्टी ने अगर उसको केस को देखा हुआ है, किया हुआ है, तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एविडेंस देने में कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस कम से कम होते हैं, ओके। ये जितने भी ट्रीटमेंट पेपर्स हैं, अभी भी अपने यहां शायद फॉलो नहीं हो रहा, जितने भी ट्रीटमेंट पेपर्स हैं जो फाइल कवर प्लस सपोज जैसे ये फाइल है और इस फाइल के कवर के राइट कॉर्नर पे
रेड से लिखा जाता है, स्टैंप लगती है एमएलसी और उसका नंबर लिखा जाता है। उसके बाद हर पेज पे, फाइल में जितने पेज हैं आप पेशेंट की फाइल में, सबके ऊपर राइट अपर राइट कॉर्नर के अंदर जो है वो एमएलसी की स्टैंप लगनी चाहिए। स्टैंप के साथ उसका एमएलसी नंबर लिखा जाता है हर पेज के ऊपर, इंक्लूडिंग रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये मुकेश तुम्हारे ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो ये गांठ बांध दो इसको, क्योंकि पता नहीं कब परेशानी हो जाए। दैट इज बेटर कि डे टू डे बेसिस के ऊपर जो है एवरी डे अगर कोई एमएलसी केस है वार्ड में हमारे, तो उसको हर पेज पे राइट कॉर्नर के ऊपर, राइट अपर कॉर्नर के ऊपर एमएलसी की स्टैंप लगती है, साथ में उसका नंबर लिखा जाता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखने वाली फाइल होती है। ये नहीं कि हर आदमी देख रहा है इसको ना, हर आदमी देखने अलाउड नहीं है एमएलसी वाली फाइल। ठीक है, कल को कोई आके कहता है, रिश्तेदार आके कहता है कि भाई ये जो है हमें दिखा दो, वी हैव राइट, नो। तो व्हेनेवर डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो पुलिस हैज टू बी इन्फॉर्म्ड एंड द कैजुअलिटी मेडिकल और कैजुअलिटी डिपार्टमेंट हैज टू बी इन्फॉर्म्ड, सो दैट पुलिस अपना काम करे, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है अपना रजिस्टर फुल करे, अपना जो आपका एमएलसी रजिस्टर है उसमें उसको जो भी डिस्पोजल है, डिस्चार्ज और डेथ वट एवर इज देयर, ठीक है, इट हैज टू बी एंटर्ड। जो बिलोंगिंग्स ऑफ मेडिकल लीगल केस है, जैसे पॉइजनिंग केसेस आते हैं, ठीक है, तो उसके साथ जो बिलोंगिंग्स हैं, या एक्सीडेंट केस ही समझ लो या डेथ बॉडी समझ लो, उसके साथ जो बिलोंगिंग्स हैं, या कपड़े लगते हैं या कोई ज्वेलरी है, वट एवर इज देयर, ठीक है, वो सारा का सारा सील करके पुलिस को हैंड ओवर करना होता है। वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, वो किसके पास जाएगी? पुलिस को हैंड ओवर करनी होती है, क्योंकि उसको एविडेंस के लिए काम आती हैं वो चीजें। इफ ए मेडिकल लीगल केस इज नॉट एडमिटेड, आपके एमएलसी रजिस्टर में तो फिर भी लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि हम एडमिट करने रजिस्टर क्यों करें ना, इस टाइप का केस तो ज्यादा डेंजरस है ना। कंसेंट फॉर इमरजेंसी सर्जरी कैन बी गिवन बाय मेडिकल सुपरिटेंडेंट। अगर कोई अवेलेबल नहीं है, उसके बंदे को इमरजेंसी सर्जरी करनी है, तो एमएस ऑफ द हॉस्पिटल है वो परमिशन देता है कि गो हेड, जो है आप पहले पेशेंट की जान बचाइए। वो क्यों देता है परमिशन? क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, तो उस समय पे जो हेड ऑफ द जो है मेडिकल फैटर्निटी है वो एम्पावर्ड है परमिशन देने के लिए, कंसेंट देंगे। आप देखा होगा अभी भी जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं उसमें साइन होते हैं ना एमएस के, करवाते हैं कि नहीं कराते हैं? ऑपरेशंस हर प्रोसीजर कराते हो ना, इस प्रोसीजर पर भी करा दो, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, अपने तो वैसे भी सिस्टम फॉलो हो रहा है। अब कई लोगों को डाउट होता है कि भाई पेशेंट एडमिट हो गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए हैं, और फिर लगता है कि कंसल्टेंट को या किसी क्रॉस कंसल्टेशन में, यार ये तो एमएलसी केस हो सकता है। तो क्या ऐसे सिचुएशन के अंदर आप एमएलसी रेज करोगे कि नहीं करोगे? पेशेंट एक बार कैजुअलिटी से निकल गया और 3-4 दिन 5 दिन हो गए, हाँ जी मुकेश, तुम्हारे वार्ड में आ गया पेशेंट, एमएलसी रेज ही नहीं की, डॉक्टर अमित सहगल आए, आकर के बोला भैया इसकी एमएलसी क्यों नहीं रेज कराओ, तो उस टाइम हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। कहने का मतलब ये है, जब भी आपको ये लगे मेडिकल प्रोफेशनल्स को देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग हेल्प ऑफ लीगल सिस्टम, प्लीज रेज एमएलसी। कोई टाइम लिमिट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कई बार क्या होते हैं कि पेशेंट के अटेंडेंट जो है वो पेशेंट को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं, डेड बॉडी को लेके भागने की कोशिश करते हैं। उस सिचुएशन के अंदर हमारा क्या काम है भाई? हमारा काम एज ए मेडिकल प्रोफेशनल ये तो नहीं लट लेके लड़ना शुरू कर देंगे उनके साथ ना। हमारा काम ये है, जो वार्ड के लोग हैं, वार्ड के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, उनका काम ये है कि भाई अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बताओ, ठीक है, और पुलिस को इन्फॉर्म, एडमिनिस्ट्रेशन अपना पुलिस को बताएगा, या आप डायरेक्टली बता दो कि भाई ऐसे ऐसी एमएलसी केस आया था, ये लेके भाग रहे हैं इसको, ठीक है, प्लीज डू समथिंग। अगर हम नहीं इन्फॉर्म करेंगे देन वी आर एट ए फॉल्ट, तब हमारी गलती है। ठीक है, तो अगर कोई जबरदस्ती, चाहे वो पेशेंट है एमएलसी का, चाहे वो डेड बॉडी है, होता है कई बार, कई कई जगहों पे तो लोग जो है गांव को गांव आता है, पूरा भीड़ आती है, डेड बॉडी को उठा ले जाता है, समझे, पेपरों में आता है इस टाइप की।
उस समय पे ये नहीं कि मैं क्या करूं, मैं कैसे लड़ूं, मैं कैसे रोकता, भाई पुलिस को फोन कर दे, आजकल तो मोबाइल है, ठीक है। तो उनको बताना, इन्फॉर्म करना जरूरी है। जितने इन्वेस्टिगेशन मैंने पहले ही बताया, ऑल पेपर्स राइट अपर कॉर्नर पे एमएलसी की स्टैंप लग के नंबर लिखना है, वही है इसका। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, जितनी जो भी जितने कागज लगे, नहीं कर रहे हैं तो इमीडिएटली करना शुरू करो। रिकॉर्ड कीपिंग। अच्छा, कोई बताएगा कि जब एमएलसी रेज करते हैं अपने हॉस्टल में कितनी कॉपी बनती है? हाँ जी डॉक्टर साहब, कितनी कॉपी बनाते हो आप लोग? 2 कॉपी बनाते हैं। क्या करते हैं उन दोनों कॉपीज का? एक हमारे रिकॉर्ड में रहती है, ठीक है, बैठ, बहुत बढ़िया। जो हमारे हॉस्पिटल की प्रैक्टिस है वो ये है कि हम लोग 2 कॉपी रेज करते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया। 1 कॉपी पुलिस के लिए, पुलिस को हम ओरिजिनल दे रहे हैं कि डुप्लीकेट कार्बन वाली दे रहे हैं? ओरिजिनल पुलिस को दे रहे हैं, और कार्बन कॉपी जो हम अपने पास रखते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में जो है वो 3 कॉपीज बनती हैं, अलग अलग लोगों के सिस्टम है। ओरिजिनल हमेशा अपने पुलिस को देनी है। सेकंड कॉपी, जैसे हम लोग फौज के अंदर थे, 3 कॉपी रेज करते थे, एक पुलिस को जाती थी ओरिजिनल, एक उस रजिस्टर में रहती थी, और एक कॉपी जो थी वो कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं वो हमारे सीनियर स्टार कहते हैं या एमएस को, ठीक है, तो उसके ऑफिस में जाती थी 1 कॉपी। और कुछ हॉस्पिटल क्या फॉलो करते हैं कि 3rd कॉपी जो है वो जिस डॉक्टर ने रेज की वो अपने रिकॉर्ड के लिए रखता है। क्या करता है? अपने रिकॉर्ड। तो 3rd कॉपी जो है उसका डिस्पोजल जो है वो क्या है कि सपोज अब एक डॉक्टर साहब हैं जो बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे दिन में 4, 5, 6, 10 रेज हो रही है, तो 3rd कॉपी जो होती है वो जो रेज कर रहा है वो अपने पास है, अलाउड टू कीप। तो क्यों? क्योंकि कोर्ट में एविडेंस, कोर्ट में के लिए उसी को जाना। तो अपने रिकॉर्ड के लिए कुछ हॉस्पिटल्स में 3rd कॉपी जो है वो डॉक्टर रेजिंग मेडिकल लीगल रिपोर्ट और एमएलसी केस वो अपने अपने रिकॉर्ड, अपने यूज के लिए रखता है। अपना यूज करना क्या, यूज किसने? कोर्ट ऑफ लॉ में काम आएगा उसका, जब उसको एविडेंस के लिए बुलाया जाएगा तो उसको इतना ज्यादा फाइल घूमने की जरूरत नहीं, उसको अपना अपने हाथ का लिखा हुआ कागज के पास होगा कॉपी, ठीक है। तो ये है, अदरवाइज 2 कॉपीज आर मोर देन सफिशिएंट, 1 फॉर द पुलिस, 1 फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द हॉस्पिटल। इफ यू आर रेजिंग 3rd कॉपी, the 3rd copy can be kept by the hospital, by the doctor raising the MLC, or it can be kept in the MS office, okay, MSV के हॉस्पिटल में फाइल को मेंटेन करते हैं। क्योंकि जो क्वेरी नॉर्मली आती है एमएस के पास आती है, डायरेक्ट फोन आते हैं बाहर से, इधर से, हाँ उसकी ऐसी बात आई, तो उनके पास 3rd कॉपी है, अपना देख के इनका स्टाफ बता देता है कि हाँ सर ऐसे रेज हुआ, ठीक है। ये 3rd कॉपी का ये वो मीनिंग है और ये पर्पज है। ये कभी कोई डुप्लीकेट, अगर आपसे कोई ये बोले कि आप डुप्लीकेट एमएलसी रेज कर दो यार, ठीक है, हाँ जी डॉक्टर साहब, डुप्लीकेट अगर आपको किसी ने बोला, आप कैजुअल्टी में बैठे हो, आपने 2 दिन पहले रेज करी थी, कहते यार एक और रेज कर दो, करोगे? क्यों नहीं करोगे? डुप्लीकेट डुप्लीकेट का मतलब समझते हो ना? मैं फोटोकॉपी की बात नहीं कर रहा, बात करना नए नए सिरे से दूसरी, है ना, इसका मतलब उसका नंबर भी अलग हो जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम क्या आएगी कि उस एमएलसी का, उस रिपोर्ट का नंबर अलग हो जाएगा। दूसरी बात ये होगी कि जो फाइंडिंग्स में वेरी, अरे भाई आज आपने किया, किसी को एब्रेजन हुआ, 4-5 दिन के बाद एक रेज हो गया, पता लगा कि वो हील हो गया, दांत से छूट गया, समझे कि नहीं? तो नेवर रेज डुप्लीकेट एमएलसी, ठीक है, कभी रेज नहीं करनी अनलेस अनटिल कोर्ट ऑर्डर करे। कोर्ट क्या करता है? ऑर्डर करता है। तो कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया तो करना पड़ेगा, कोई है क्या डाउट? अगर कोर्ट ऑर्डर करता है कि भाई आपको इसकी दोबारा रेज करनी है, तो लो जी, उसमें लिख दोगे आप, ठीक है, कोर्ट हैज गिवन ऑर्डर, ठीक है। कोर्ट का हर वाक्य क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। कोर्ट कभी किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता, बात आ रही समझ में? ऑर्डर देता है। या पुलिस राइटिंग में आपसे रिक्वेस्ट करे, क्या करे?
राइटिंग में, तो वो भी नीचे के लेवल के, तो कोई कॉन्स्टेबलॉजी में लिखते दो ना, हायर अथॉरिटीज, उसको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों डुप्लीकेट रेज करना चाहते हैं। अदरवाइज वन कैन से नो सर, ऑलरेडी रेज, कॉपी आप ले जाइए हमसे, फोटो कॉपी ले जाओ। बता रहे समझ में? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। डेथ इन मेडिकल लीगल केस, अगेन वही वही पुलिस को इन्फॉर्म करना ही करना है। डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं करते इसके अंदर, बॉडी को मॉर्चरी में भेजते हैं, बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, और पोस्टमार्टम होता है देन वो कॉज ऑफ डेथ करके देन उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू। ठीक है, ये ध्यान रखना है सर। ब्रॉट इन डेड केसेस में सेम वही, बॉडी को मॉर्चरी में भेज दीजिए। जैसे यहाँ पे ब्रॉट इन डेड केस होगा तो हम सीधे यहाँ के सरकारी अस्पताल में भेजेंगे, ब्रॉट इन डेड हम रेज कर देंगे अपना, उसका पोस्टमार्टम कहाँ होगा? सरकारी अस्पताल में होगा। तो बॉडी को पुलिस को हैंड ओवर कर, कहने का मतलब ये है कि बॉडी किसको हैंड ओवर करनी है? पुलिस को। उसके बाद पुलिस उसको चाहे वो छोटे सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराए, जो बड़े में कराए, जहां भी कराए उसकी इच्छा। बट एज फार एज वी आर कंसर्न एज मेडिको, बॉडी जो है पुलिस को ही हैंड ओवर होनी है। ठीक है, वो डेथ सर्टिफिकेट जो है उसमें लिखा जाता है कॉज नॉट नोन और कॉज अननोन, और उसमें लिखा जाता है पीएम रिकमेंडेड। लिखना चाहिए, आपको लिखना पड़ेगा पोस्टमार्टम रिकमेंडेड, उस फॉर्मेट पे, उसी फॉर्म के ऊपर आप देते हो ना, पोस्टमार्टम रिकमेंडेड, खत्म कहानी बस। कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आप यू आर गिविंग कॉज ऑफ डेथ। बात है समझ में? मैं डेथ सर्टिफिकेट की क्या बात कर रहा हूं, जहां हम कॉज ऑफ डेथ दे रहे हैं उसका, ठीक है, वो नहीं दे सकते आप, वो गलत है ना। फिर आप कॉज ऑफ डेथ कैसे दे सकते हो? आप तो लिख सकते हो पोस्टमार्टम रिकमेंडेड, ये फाइंडिंग्स थी हमारी, पोस्टमार्टम रिकमेंडेड, खत्म कहानी। नॉन एमएलसी में तो दोगे ना यार, वो तो आपको नीचे आ गया ना नॉन एमएलसी, ये नीचे पढ़ो। फारूक सर है, ये पढ़ो, देखो, cause of death certification in cases other than MLC can only be issued by emergency medical officer or assistant EMO treating doctor who has attended the case within 7 days and is sure about the cause of death. इसलिए मैंने नीचे लिखा है राइट के अंदर। सर एक चीज और है, हाँ, एक्सीडेंट केस जब एमएलसी केस आते हैं हमारे, तो मोस्टली डॉक्टर्स ये कर देते हैं नेचुरल डेथ। एमएलसी कैसे नेचुरल करते हैं? सर यही वो आते हैं ना सर, मेरे पास सर्टिफिकेट सर, इनका बहुत बार मैंने ये क्वेरी रेज की है कि अगर पेशेंट आती है पॉलीट्रोमा पे है, पॉलीट्रोमा रिकमेंडेड, ठीक है, अगर आप लिखेंगे पोस्टमार्टम रिकमेंडेड देन यू आर सेफ। नेचुरल इन द कोर्स ऑफ डिजीज, ठीक है, वो वहां पे उसका मोड के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बट नॉट इन मेडिकल लीगल केस। मेडिकल लीगल केस में अगर आप लिख रहे हो नेचुरल डेथ का मतलब क्या है? बंदा नेचुरली मर गया, किस बात का मेडिकल लीगल, किस बात का नहीं भाई? आप वो मैनर उसको भूल जाओ आप यार। मेडिकल लीगल केस के अंदर पोस्टमार्टम के बाद ही कॉज ऑफ डेथ डिसाइड होगा, आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नेचुरल का मतलब ये कि यार नेचुरल रोज मरते हैं नेचुरल, आपसे पूछता है क्या क्या बोलते हैं वो जो क्या बोलते हैं उसको, नहीं ले सकते भाई, गलत है। ऑटोप्सी, मेडिकल लीगल ऑटोप्सी डन इन मॉर्चरी कॉम्प्लेक्स। ऑटोप्सी हमेशा डे टाइम में, पोस्टमार्टम जो है ऑटोप्सी जो है हमेशा डे लाइट में करना चाहिए, 10 to 5 के बीच में। अगर उसके बाद में आता है पेशेंट लेट आता है, मतलब डेड बॉडी लेट आती है, तो उसको फ्रीजर में जाना चाहिए, ठीक है, क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, कोल्ड स्टोरेज में जाना चाहिए। आजकल हर यूनिट के अंदर कैबिनेट्स आते हैं कोल्ड स्टोरेज में। डाइंग डिक्लेरेशन, इसके बारे में कितने लोगों ने सुना है? हाँ जी डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं डाइंग डिक्लेरेशन से? Patient statement before dying, whatever you want to declare regarding disease or any एक और वर्ड था जब हम लोगों ने मेडिकल चिल्ड्रेंस
जुरिस्प्रूडेंस पढ़ी थी, डाइंग डिपोजिशन सुना है कि आजकल जो आप लोग एमबीबीएस करके आ रहे हो, डाइंग डिपोजिशन का नाम? हाँ जी बताओ ना यार यंगस्टर्स, 2 वर्ड सुने थे हमने अपने टाइम पे। मोदी वाली जो जुरिस्प्रूडेंस की किताब थी उसमें डाइंग डिक्लेरेशन था और डाइंग डिपोजिशन था। तो आप लोगों ने डाइंग डिपोजिशन सुना है, जो नए यंगस्टर एमबीबीएस है? तो हाँ ना बोलो यार जल्दी, है क्या किताब में? हाँ जी, क्या फर्क है दोनों में? क्या हिंदुस्तान में डाइंग डिपोजिशन होता है क्या आजकल? हाँ है ना? जल्दी, सोचने की जरूरत नहीं, या तो हाँ या ना है। इतना जोर दे के पूछ रहा हूं तो नहीं होगा, ठीक है? डाइंग डिपोजिशन यहां नहीं होता। पहले किसी जमाने में होता था, कोरोनर्स कोर्ट बोलते थे उसको, क्या बोलते थे? है ना, कोरोनर्स इंक्वेस्ट कुछ होती थी उस समय पे वो जो है, क्योंकि डाइंग डिपोजिशन जो है वो यूके यूएसए में है, हिंदुस्तान में नहीं होता है। कब बंद हुआ मुझे नहीं पता, बट उस समय पे जब हम लोग एमबीबीएस कर रहे थे दोनों शब्द दिए गए थे उसमें। यहाँ सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन है। अच्छा, डाइंग डिक्लेरेशन कौन कौन ले सकता है, कोई बताएगा? मजिस्ट्रेट ले सकता है, और डॉक्टर भी ले सकता है अगर मजिस्ट्रेट नहीं पहुंचा तो। पुलिस वाला पुलिस भी ले सकता है अगर डॉक्टर तक पहुंचे ही ना तो, है ना? वो तो कंडीशन हो सकती है ना, अदरवाइज डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो मरता हुआ पेशेंट, ऐसा मानते हैं कि मरता हुआ पेशेंट जो है झूठ नहीं बोलता। जैसे बर्न का केस है, ठीक है, डाउरी डेथ टाइप के जो केसेस जो होते हैं, जला दिया भाई बहू को, उनको ये लगता है जहां पे, है ना, उस टाइप के केसेस में डाइंग डिक्लेरेशन लेते हैं, ठीक है, स्पेशली जहां पे भी फीमेल का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, विद इन 7 years ऑफ अगर कोई फीमेल का कुछ केस आता है, बर्न का केस आता है, कुछ आता है, हाँ तो मुझे याद आ रहा है, आई थिंक 7 years का है कुछ पीरियड, है ना? तो उस समय पे अगर कोई यंग लड़की जल के आई है, उसको लेके आए हैं और उस सिचुएशन के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन लेना चाहिए, ठीक है? तो डाइंग डिक्लेरेशन जो है बेसिकली जो है मजिस्ट्रेट को लेना चाहिए, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट नहीं पहुंच पाते हैं तो जो डॉक्टर साहब है विद 2 इंडिपेंडेंट विटनेस ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो पुलिस वाले जो हैं वो विद इंडिपेंडेंट विटनेस डाइंग डिक्लेरेशन ले सकते हैं। और एज रिगार्ड डाइंग डिपोजिशन इज कंसर्न, डाइंग डिपोजिशन जहां तक मेरी नॉलेज है हिंदुस्तान में अब नहीं होता है, ठीक है, एप्लीकेबल नहीं है। डाइंग डिपोजिशन जो है वो सिर्फ मजिस्ट्रेट ले सकता है। डाइंग डिपोजिशन के अंदर अंडर ओथ स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? अंडर ओथ स्टेटमेंट होता है, ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन में ओथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, पुलिस कोई भी ले सकता है डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है डिपोजिशन और डिक्लेरेशन के अंदर, ठीक है। ये कहता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ अनदर डॉक्टर और स्टाफ मेंबर्स, तो कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए, हमेशा याद रख लेना, मिनिमम 2 विटनेसेस अनरिलेटेड टू द इंडिविजुअल पेशेंट, ठीक है, बेटर वो होना चाहिए। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ डॉक्टर इज डाइंग डिक्लेरेशन इज टू कॉम्बस मेंटिस, ये सर्टिफाई करते हैं डॉक्टर साहब कि भाई ये इसकी मेंटली अलर्ट है, मेंटली अलर्ट है, वो ये सर्टिफाई करते हैं डॉक्टर साहब डिक्लेरेशन के टाइम। हमारा रोल ये होता है एज ए डॉक्टर, ठीक है। ये स्पेसिफिक केसेस डिस्कस करने या सीधे उस पर पहुंच जाए फॉर्म पे? जो लाइक रेप, सेक्सुअल असॉल्ट केसेस, सस्पेक्टेड और सर्वाइवर, व्हाटएवर इज देयर, बी पोलाइट। हमेशा हमें जो विक्टिम एंड जिसको आप सस्पेक्ट कर रहे हो एज ए मेडिको और नर्सिंग पीपल, हमें पोलाइट रहना, ठीक है। हमें कोई कमेंट नहीं पास करना फॉर और अगेंस्ट, ठीक है, चाहे विक्टिम हो चाहे सस्पेक्ट हो, सरकास्टिक रिमार्क नहीं देना है, ठीक है। फीमेल को हमेशा ध्यान रख लेना कि जब आप हमें एग्जामिन करना है तो हमेशा परमिशन लेनी, कंसेंट लेनी। अगर बच्चा है तो उसके माँ बाप की कंसेंट लेनी, गार्जियन की कंसेंट लेनी,
ठीक है, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। किसी फीमेल को लेके आए हैं तो ये नहीं आप खुद ने कपड़े उतारने शुरू कर देगा, नो, वी हैव टू रिक्वेस्ट दी विक्टिम। अब तो हमारे लिए तो पेशेंट है ना, वो लॉ की निगाह के अंदर विक्टिम और एक्यूजर सस्पेक्ट की बात करते हैं, हमारे लिए क्या है, पेशेंट। हमें उसके पूरे अधिकार, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर ऑफ मेडिकल लीगल उसमें बताया था, राइट्स एंड राइट्स ऑफ द पेशेंट, सारे राइट्स हैं उस पेशेंट के, ठीक है, पूरी डिग्निटी मेंटेन करनी है, ठीक है, जो ह्यूमन डिग्निटी जो मैंने बात की थी, ठीक। तो डिटेल्ड हिस्ट्री एंड डॉक्यूमेंटेशन इन पर्सन्स ओन वर्ड्स, जो भी हम हिस्ट्री ले रहे हैं, जो बात कर रहे हैं पेशेंट के साथ में, जो बता रहा है उस वही वर्ड्स लिखे जाएं तो बेटर है, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होता उसके अंदर। एग्जामिन देम प्रॉपरली एंड फिल द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, जो भी इसका एग्जामिनेशन का फॉर्म है उसको आप भरिए। ऑलवेज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइकेट्रिक काउंसलिंग टू द विक्टिम। जितने भी जो हैं सेक्सुअल अब्यूज के केसेस हैं, उनको एडवाइस करना चाहिए कि प्लीज गो फॉर, वंस यू बिकम ओके और ड्यूरिंग दैट थिंग, प्लीज गो फॉर साइकेट्रिक इवैल्यूएशन, साइकेट्रिक सपोर्ट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सो दैट कि वो जिंदगी भर ना परेशान करे आपको उस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए। साइकेट्रिक इवैल्यूएशन और कंसल्टेशन एंड साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन, ठीक है, दोनों रिक्वायर्ड। मेल एंड फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर दोनों लोग एग्जामिनेशन कर सकते, ये नहीं कि भाई विक्टिम को जो है फीमेल मेडिकल ऑफिसर ही करेगी ना, जो ड्यूटी पे वो करेगा, ठीक है। फीमेल विक्टिम को हमेशा फीमेल अटेंडेंट हैज टू बी देयर, ठीक है, वो तो हमारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया हमने आपको। चिल्ड्रन के केस के अंदर अगर जेनेटेलिया एग्जामिन करना है, हमें लग रहा है कि भाई कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है या कुछ ज्यादा इंजरी, इंटरनल इंजरी हो सकती है, तो सेडेटिव एनालिसिस दिया जा सकता है, ठीक है। एग्जामिनेशन कभी डिले ना करें, एज सुन एज पॉसिबल। नेवर अटेम्प्ट टू अनड्रेस द पेशेंट के कपड़े कभी खुद नहीं उतारना, अनड्रेस पेशेंट को खुद को ही हमने बोलना है कि सर ये मैडम जो है आप अपना, हम ये देखना चाहते करते हैं, तो पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। कभी ये ना करें कि आप खुद ही कपड़े उतारना शुरू करें, नो, वेदर मेल डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर। नेवर पास जजमेंटल रिमार्क्स, कमेंट्स पास ना करें, जजमेंटल ना हो कभी भी। डिनाइंग एग्जामिनेशन ऑफ द रेप विक्टिम इज अनलॉफुल। हम एज ए मेडिको एग्जामिनेशन के लिए डिनाई नहीं कर सकते, हमें करना ही होगा, अनलॉफुल है, हम पे एक्शन हो सकता है। हमेशा हिस्ट्री ले लें कि आप भाई कपड़े तो चेंज नहीं कर लिए सेक्सुअल असॉल्ट के केस के अंदर, ये नहा हुआ तो नहीं लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, एविडेंस वॉश आउट हो जाता है। वेजाइनल स्वैब की रिक्वायरमेंट है, जरूर लीजिए, 4 स्लाइड बनाइए, जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स है वहां से वेजाइनल स्वैब लिया जाता है। जो प्यूबिक हेयर्स हैं उनको जो है लेबल करके कर लीजिए, एनवलप में डाल दीजिए। ऑब्टेन फिंगर नेल स्क्रैपिंग, फिंगर नेल्स की जो स्क्रैपिंग, उसमें जो क्या कहते हैं सस्पेक्ट का हेयर आ सकते हैं या स्किन का टैग आ सकता है ना, स्किन आ जाती है। प्रिजर्व गारमेंट्स फॉर सेमिनल एंड ब्लड स्टेन एग्जामिनेशन, जो गारमेंट जो भी कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए बोला ना नहाओ मत, ये चेक कर लीजिए पहले से। एंड ब्लड सैंपल जो है हमेशा लेना होगा पेशेंट का। If age of the estimation, age estimation required, then refer to the Department of Forensic Medicine. अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दीजिए, अगर एज एस्टिमेशन की रिक्वायरमेंट एज ए प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। पहली बात तो ये इस टाइप की एग्जामिनेशन होते ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर है, ठीक है, बट अपने हायर सेंटर पे भेजा जा सकता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भी होते हैं एग्जामिनेशन, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी है, CSCs में भी है ना, इस टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ क्लोथ्स आर टू बी प्रिजर्व, देन पेशेंट को प्रॉपर क्लोथिंग पहले से ही बता देना चाहिए अटेंडेंट्स को, माँ बाप को, या जो भी रिलेटिव्स हैं कि भाई कपड़े लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कपड़े पहने हुए हैं वो एविडेंस पर्पस के लिए सील कर दिए जाए, ठीक है। इसलिए पहले से ही अगर पता है तो इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए, हमें से याद रखना चाहिए।
Staining of vaginal smear, examination of slide and opinion in sexual assault cases is being given by अच्छा मेडिकल कॉलेज लेवल पे जो है वो फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट, अदरवाइज जो भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट है उसके जो सीनियर इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो अपने हिसाब से ओपिनियन देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम शुड बी गिवन व्हेन नीडेड। ठीक, जैसे मैंने पहले शुरू में बता दिया था कि ट्रीटमेंट देना जो है, ट्रीटमेंट लेना पेशेंट का अधिकार है, ठीक है, और ट्रीटमेंट देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सपोज फायर आर्म इंजरी का कोई केस आता है तो हमेशा याद रखो कि इसमें जो है अबाउट द एंट्री एंड एग्जिट वुंड के बारे में बात हमेशा करेंगे। अगर कहीं से बुलेट अंदर घुसी है, ये पहले अंदर घुसे हैं तो हो सकता है बाहर निकला, तो एंट्री वुंड एंड एग्जिट वुंड हमेशा जो ट्रैक है उसका एक्सरे जरूर कराइए, सो दैट आपको पता लगे, ट्रैक पता लगे, ठीक है। और कहीं डाउट लगता है तो पूरी बॉडी का एक्सरे करा लेना चाहिए, सो दैट कई बार बुलेट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के घुसी कहीं से और पहुंचती कहीं है, बाहर निकलती नहीं है, तो ठीक है, तो पूरी बॉडी का एक्सरे, ठीक है, सो दैट नथिंग इज मिस्ड। बुलेट को जो है वो हमेशा फिंगर से ही पिकअप करना है। अगर ऑपरेशन थिएटर में लिए हैं या कैजुअल्टी में आप निकाल रहे हैं, आपको दिख रही है, निकाल सकते हैं, तो हमेशा फिंगर से या रबर टिप्ड फॉरसेप्स जो होती है क्या करते उससे लेना चाहिए। कभी भी मेटल उससे नहीं लेते, नहीं तो क्या है उसके ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे या डिफॉर्म होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। बुलेट्स एंड लेड शॉट्स शुड बी एयर ड्राइड, ये हमेशा हवा में सूखने देने चाहिए। कहते हैं नेवर वॉश द बुलेट, बुलेट को कभी वॉश नहीं करना, उसको हवा में सूखने देना चाहिए, ठीक है। और उसके जो पैडेड बॉटल है, विद पैडेड विद कॉटन कोई बॉटल है तो उसमें उसको सील करके इसको बाद में हैंड ओवर किया जाता है। क्रिमिनल अबॉर्शन के केसेस जो हैं वो अगर उस टाइप का केस कोई आता है, वैसे इसमें कोई ज्यादा ऐसा डिस्कस की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम लोग इस चीज को ज्यादा डील नहीं करते। बर्न केस के बारे में करते हैं कि प्रॉपर हिस्ट्री एंड डॉक्यूमेंटेशन, हमेशा बर्न के केस, ऑल टाइप ऑफ केसेस, बट विद स्पेशल रेफरेंस टू बर्न, क्योंकि इसमें डाइंग डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट भी आ जाती है। अगर कोई लेडी विद इन 7 years ऑफ मैरिज बर्न के केस करके आती है, ठीक है। एक्सटेंट एंड डिग्री ऑफ बर्न टू बी नोटेड। जो एमएलसी रजिस्टर में जो फोटोग्राफ्स बने हुए पीछे की साइड के अंदर, उसमें उसका आपको मार्क करना पड़ेगा कि कहां पे कितने डिग्री का बर्न है, ठीक है। तो मेक ए प्रॉपर स्केच शोइंग एरियाज इन्वॉल्व्ड एंड स्टेट इन द परसेंटेज, हमेशा स्केच के अंदर मार्क करिए और उसका परसेंटेज जरूर लिखिए, कैलकुलेट करिए। तो फार्मूला ऑफ 9 जो है उससे वो इजीएस्ट फॉर्मूला। प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है, उसको डाउट ही नहीं है। इन्फ्लेमेबल एजेंट्स ऑन द बॉडी क्लॉथ्स आर रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व, जो भी साड़ी है या कुर्ता है जो चिपका हुआ है उसको हमेशा प्रिजर्व करना, ठीक है, क्योंकि वहां पे एविडेंस मिलने के चांस होते हैं। मिट्टी का तेल डाला है कि पेट्रोल डाला है कि डीजल डाला है कि ग्रीस डाला है, पेंट डाला, क्या डाला, ठीक है, मेटेरियल का पता लग जाता है। डाइंग डिक्लेरेशन इफ रिक्वायर्ड शुड बी टेकन स्पेशली इन यंग मैरिड फैमिलीज। लेना ही है तो आप एक बहुत बड़ा काम करेंगे सोसाइटी के लिए। हैंगिंग केसेस, अगर कोई हैंगिंग केस आता है और अगर फॉर एग्जांपल उसका जो है अपना लिगेचर है अंदर, तो हमेशा गांठ को छोड़ के उसको काटना है। ये नहीं कि गांठ में लगे हुए कैंची से ना, गांठ को प्रिजर्व करना, क्योंकि टाइप ऑफ गांठ जो है, नॉट जो है, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक। क्या कहता है, द लिगेचर मटेरियल शुड बी प्रिजर्व, इट शुड बी प्रिजर्व फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। Examination of the ligature material in respect of its nature, position, type of knot, circumference of loop, length of short and long free ends, and foreign bodies and stays, ठीक है। ये सारे जो इन चीजों को देखने के लिए जो है लिगेचर मटेरियल को हमेशा प्रिजर्व करके रखना चाहिए। देन लिगेचर मार्क, उसकी पोजीशन, नेचर, विड्थ, डायरेक्शन एंड एक्सटेंट, वेदर कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिगेचर मार्क, ठीक है। ये 3-4 चीजों का हैंगिंग केस में, मेडिकल लीगल का अगर केस आता है तो ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि पेशेंट जो है जो पहले बीके में जाएगा और बाद में यहाँ आएगा या किसी प्राइवेट में, सीधे भी आ सकता है पेशेंट, ठीक है।
पॉइजनिंग केसेस में प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस कंज्यूम्ड, अगर आपको हिस्ट्री मिलती है, कोई बॉटल मिलती है या कोई पैकेट मिलता है या आपको कोई क्या बोलते हैं उसको, दवाइयों की स्ट्रिप मिलती है, कुछ भी मिलता है, ठीक है, उन सबको आपने प्रिजर्व करना। तो द हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस कंज्यूम्ड, अमाउंट, व्हेन, वेयर एंड नंबर ऑफ पीपल, कितने लोगों ने लिया है, मास पॉइजनिंग भी हो सकती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट देना ही देना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हिस्ट्री, ट्रीटमेंट एंड आर्टिकल सील्ड, जो मैंने आर्टिकल्स के नाम बताए कि बॉटल है या कोई स्ट्रिप है या, ठीक है, वो हमेशा उसको सील करना है सो दैट कि पता लगे। सेंड प्रॉपरली सील्ड लेबल्ड सैंपल्स ऑफ वॉमिटस एंड स्टमक वॉश, हमेशा पॉइजनिंग केस आता है, काफी आते हैं केस, ठीक है, तो स्टमक वॉश है और वॉमिटस है, हमेशा जो है उसको प्रिजर्व करके सील करके और ब्लड सैंपल्स को रखना है, और सो दैट कि पुलिस को ये दिया जाए और वो उसको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए आगे भेजते हैं। नेवर अलाउ द एंट्री ऑफ अनऑथराइज्ड पर्सन नियर द विक्टिम इन केस ऑफ होमिसाइडल पॉइजनिंग, अगर लगता है कि होमिसाइडल पॉइजनिंग हो सकती है तो कभी भी लोगों को, रिलेटिव्स को या अटेंडेंट्स को पेशेंट के पास अलाउ नहीं करना है। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो उसका दुश्मन जो वहां पे मार सकता है घर पे या कहीं और पे, वो हॉस्पिटल में तो और भी आसान है, ठीक है, तो उस समय पे आपको सिक्योरिटी को बताना जरूरी है। जो स्टाफ है वहां पे, चाहे नर्सिंग है, चाहे वो आरएमओज है, कोई भी हो, यू कांट हैव इंडिफरेंट एटीट्यूड, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब हम देखो ना पिक्चरों में दिखाते हैं कि साहब वो पुलिस लग जाती है ना, बहुत सारी पिक्चरों में दिखाया है ना कि पुलिस लगा देते हैं, कोई दूसरा आना जाए, फिर भी लोग मारने की कोशिश करते। तो सिमिलर जो है वो जो है, अगर हमारे पास पेशेंट आता है या किसी भी हॉस्पिटल पेशेंट आता है, इस टाइप का पेशेंट आता है, तो यू गॉट टू टेक प्रिकॉशन ऑन दिस रिगार्ड, ओके। इंजुरी केसेस, एग्जामिन एंड रिकॉर्ड ऑल इंजरीज प्रॉपरली, जितनी भी इंजरी हेड टू टो, कहां से बता दिया मैंने, सिर से टोज तक, ऑल इंजरीज हैव टू बी रिकॉर्ड। जो नंबर आप उसको लिखते वक्त दे रहे हो, सेम नंबर आपके उस पिक्चर में आना चाहिए। पीछे जो पीछे दे रखे ना पिक्चर, फोटो बना रखी है बॉडी की, फ्रंट व्यू और बैक व्यू और साइड व्यू, है ना, लेफ्ट लेटरल राइट लेटर, उसमें आपने मेंशन करना है द नंबर शुड बी सेम। ये नहीं होना चाहिए कि उसका आपका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे इधर नंबर अलग है उधर नंबर अलग, तो आप कंफ्यूजन क्रिएट कर दें, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, स्पेशली ये नर्सिंग वाले भी ध्यान रखें कि कई बार जो है आरएमओस बिजी होते हैं, भूल जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखें, चेक कर लें, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ओपिनियन शुड इंक्लूड इंजरी बाय टाइप ऑफ वेपन, जो हमें लगता है कि भाई वो शार्प वेपन से की इंजरी है या ब्लंट वेपन की इंजरी है, ठीक है। ये कैसे पता लगेगा, बताएगा कि शार्प वेपन की इंजरी का कैसे पता लगेगा? अरे जो अगर आप लेसरेटेड वुंड बोल रहे हो तो उसको आपको शार्प उससे लगेगी ना, ठीक है। जितने ब्रूजेज हैं, एब्रेजन्स हैं, ये आपके फ्रंट से आ सकते हैं, ठीक है। आप चाकू से मारोगे तो बिल्कुल शार्प वो निकलेगा, ठीक है। तो ये आप उस टाइम पे आपको आप उसकी रफ ओपिनियन जो अपने हिसाब से ओपिनियन दे सकते हैं कि किस टाइप का वेपन यूज हुआ होगा, है ना। हम अंतर्यामी तो नहीं है, हम तो इंजरी को देख के अनुमान लगाते हैं कि इस टाइप की इंजरी है तो किस टाइप का वेपन यूज हुआ होगा। मैनर, सेल्फ इंफ्लिक्टेड, होमिसाइडल, एक्सीडेंट, जो हमारी साइंस ने हमें पढ़ाया है उसके हिसाब से हमें जो हमें लगता है उस हिसाब से उसका हमें ओपिनियन देनी होती है। कोर्ट क्या पूछता है आपसे, यही तो पूछता है, यही तो पूछेगा कि डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको, शार्प वेपन यूज हुआ था कि ब्लंट हुआ था? नहीं सर, लगता तो मुझे ऐसा है कि शार्प से हुआ था, क्योंकि ये इसके मार्जिन ऐसे थे, बिल्कुल क्लियर मार्जिन थे, है ना। सिमिलरली जैसे सेल्फ इंफ्लिक्टेड है तो आपको पता होता है, बहुत सारे यहाँ पर काटता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ इंफ्लिक्टेड होता है, आपको पता लगता है कि अगर बाएं हाथ से आप चाकू मारोगे, दाएं से मारोगे, है ना, तो कहाँ तक आपकी अप्रोच हो सकती है। तो दूसरा मारेगा तो उस जगह पे वो जो है आप सेल्फ इंफ्लिक्टेड कर सकते हो कि नहीं कर सकते, है ना। वो सारी चीजें आपको उस टाइम देखनी होती है। एंड ड्यूरेशन ऑफ इंजरी, जितना आपको लगता है कि भाई ये 24 घंटे पुरानी है, 48 घंटे पुरानी है, वो आपको उसके मार्जिन से सबसे देख के पता लग जाता है, ठीक है, अंदाज लगता है बेसिकली।
अब इसमें जो सवाल बनता है ये बनता है कि टाइप ऑफ इंजरीज, ये डॉक्टर साहब बताओ कि टाइप ऑफ इंजरी आपके हिसाब से, डॉक्टर साहब कितने टाइप ऑफ इंजरीज आप जानती हैं? हाँ, और नहीं डॉक्टर साहब बताओ। टाइप ऑफ बोन्स इंसाइज हो सकते हैं, चॉक बोन्स हो सकते हैं, लेसरेटेड हो सकते हैं, और ब्लड में तो ब्रूजेस आ सकती हैं, स्क्रैचेस, अब्रेजन्स आ सकते हैं, और कट बोन्स हो सकते हैं शार्प एजेस से। ओके, थैंक यू। नेचर ऑफ इंजरी के बारे में कोई बताएगा? हाँ जी डॉक्टर साहब बताओ, नेचर ऑफ इंजरीज। क्या हो गया? नेचर ऑफ इंजरी तो कुछ भी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी से हम कार से जा रहे हैं, बाई चांस नींद लग जाती है, कुछ भी हो सकता है। उससे नेचर का क्या मतलब है? नेचर ऑफ इंजरी जो है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाया गया वो है सिंपल इंजरी, ग्रीवस इंजरी, और स्ट्रोक में कई बार डेंजरस भी लिख देते हैं। नेचर ऑफ इंजरी है सिंपल और ग्रीवस और डेंजरस, ठीक है। और डेंजरस ग्रीवस में इंक्लूडेड होता है, बट डेंजरस की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग से दे रखी है, ठीक है। तो क्लियर है नेचर ऑफ इंजरीज? ओके, तो ग्रीवस इंजरी के बारे में पढ़ा जाए अभी या बाद में? इंजरी की बात कर रहे हैं तो चलो एक बार इंजरी पे पहुंच जाते हैं, एक बार रुक जाओ। ये लो जी, तो ग्रीवस इंजरी के बारे में क्या, हाँ जी कैसे पता लग, डॉक्टर साहब है, बैठ जाओ। ये क्या है? लॉ ने डिफाइन किया हमारे लिए। तो वॉट एवर इंजरी जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड 320 है ना, हाँ, को जो सेटिस्फाई कर दे इंजरी, ठीक है, आईपीसी 320 को सेटिस्फाई करने वाली जो इंजरी है वो ग्रीवस। वैसे में कोई चक्कर नहीं है, ये कानून के द्वारा दी गई, आईपीसी के द्वारा दी गई डेफिनेशन है, ये आपका हमारा रोल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आईपीसी 320 कोई इंजरी इसको अगर सेटिस्फाई कर देगी तो ग्रीवस इंजरी है, अदरवाइज सिंपल है, ठीक है। कौन कौन सी होंगी? लो, इमैस्कुलेशन, हाँ जी, इमैस्कुलेशन से क्या समझते हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब आप बताओ। इमैस्कुलेशन generally applies to males only. Emasculation is actually the male term. So emasculation is applied only for male, only for male. ठीक है, जनरली नहीं है, ओनली। हाँ, क्या हुआ फिर मतलब इमैस्कुलेशन में? So patient will be sterile for his lifetime. Like he is not masculine. एग्जाम्पल दे दो यार का। Any genital injuries. एनी जेनिटल है, मेल जेनिटल है ना, तो आप इमैस्कुलेशन में आ जाओ, ठीक है, ओके। नंबर 2 है इसमें परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई, एंड नंबर 3 इज परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ ईदर ईयर, ठीक है। तो परमानेंट प्राइवेशन इससे क्या समझते हैं डॉक्टर साहब? पिछली बार मैंने एक्सप्लेन किया, आप करो। परमानेंट लॉस ऑफ विजन और, है ना, हियरिंग, अगर ट्रीट नहीं किया, ठीक है। ऐसी इंजरी आई की और ईयर की अगर उसको ट्रीट ना करें तो परमानेंट लॉस है, वो 100% की बात नहीं कर रहा, रेंज ऑफ लॉस है, परसेंटेज नहीं दी इसने, ठीक है। क्योंकि सपोज आपको आई की इंजरी हुई, आपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में ले गए, सर्जरी कर दी, आई साइट वापस नॉर्मल हो गई, ठीक है। बट अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो साइट लॉस होती है। सिमिलरली आप आपने किसी के कान पे अच्छे से मारा, किसी ने अच्छे से, उसका रप्चर ऑफ
कंपेनिंग मेम्ब्रेन हो गया, ठीक। अब अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे, लॉस ऑफ ईयर होगा ना, हियरिंग होगा, ट्रीटमेंट करके हियरिंग रेस्टोर किया जा सकता है क्रैश केसेस के अंदर, ठीक है। तो ये उसकी बात कर रहा है, एनी इंजरी लीडिंग टू परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट और हियरिंग, ठीक है, इफ नॉट ट्रीटेड। ओके, लिखा नहीं है इसने, पर इसका मीनिंग ये है, अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं किया है या कराया है और तो उस समय पे चांसेस हैं कि वो परमानेंट प्राइवेशन हो जाए, ठीक है। तो आप उसको जो है ग्रीवस हर्ट में लेंगे। सिमिलरली नंबर 4 है प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, ठीक है। इसमें भी वही उसी टाइप की बात कर रहा है, किसी जॉइंट की, जैसे कि 100% अगर किसी का फंक्शनिंग हो रही है वो कुछ कम हो जाए, ठीक है। बट इसमें परमानेंट की बात नहीं की है, इसमें टेम्परेरी भी एक्सेप्टेबल है, देख रहे हो, परमानेंट की बात नहीं कर रहा है, वहां परमानेंट हो जाएगा अगर ट्रीट नहीं किया तो, ठीक है। डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग किसी भी जॉइंट का या किसी भी मेंबर ऑफ द बॉडी, पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर उसका जो है डिस्ट्रक्शन हो जाता है या परमानेंट इंपेयरमेंट ऑफ फंक्शनिंग हो जाती है, देन ऑल्सो जो है आपका ग्रीवस हर्ट में आएगा। फिर कहता है कि परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस, मतलब आपका ऐसी इंजरी आपने की है कि इसका स्कार परमानेंट रह जाए फेस के ऊपर या सिर के ऊपर, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड, विल बी ऑल्सो कंसिडर एज ग्रीवस, ठीक है। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, इससे क्या समझते हो डॉक्टर से बताओ। Any loss of tooth or fracture of the bone that affects his daily routine. हम आगे की बात ही नहीं कर रहे यार, यहीं तक है भैया, लिखा क्या आगे डेली रूटीन पे, लिखा है क्या? Fracture or dislocation of any bone of the body, any bone of the body, or loss of tooth. तो फ्रैक्चर से क्या समझते हो? हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ, उसको मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे? दांत का एक कोना टूट के गिर गया, उसको आप मानोगे? ये क्यों डिसफिगरमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है? परमानेंट डिसफिगर, ऐसा नहीं वहां पे नकली दांत लगा दो, बट फिर भी वो काउंट होगा, ठीक है। कहीं का भी है, अगर अंदर का दांत है तो उसका वो जिंदगी भर के लिए मेस्टिकेशन की प्रॉब्लम करेगा ना। कहां गए यहां पर, एनी अदर हर्ट, एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ, अब ये कहता है डेंजरस, जो सीरियल नंबर 8 है ये क्या कहती है, डेंजरस जो आप बात कर रहे थे ना उनकी बात, उसमें इसने 3 शर्तें लगाई, क्या शर्त लगाई है 3? एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज द विक्टिम टू बी इन सीवियर बॉडीली पेन। तो पहली शर्त क्या बोली कि जान को खतरा, पहली शर्त, आपने एक चाकू लिया, पेट में मार दिया, घुमा दिया ऐसे करके, जान को खतरा है, मर सकता है ना पेशेंट। आपने लठ मारा सिर के ऊपर, इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो गया, जान को खतरा है, ठीक है। और पेशेंट इज इन सीवियर बॉडीली पेन, आपने इतना मारा बंदे को कि वो पूरे शरीर उसमें दर्द हो रहा है, बॉडीली पेन हो रहा है, ठीक। तीसरा है अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी पर्सन फॉर ए पीरियड ऑफ 20 डेज, ठीक है। कि पहली शर्त डेंजरस की क्या है, जिसमें लाइफ को खतरा है, पेशेंट अभी मर सकता है, उसके शरीर में सीवियर बॉडीली पेन है 20 डेज के लिए, और जो ऑर्डिनरी पर जो उसकी रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन है, टॉयलेट जाना है, खाना है, तैयार होना है, ठीक है, 20 दिन की शर्त लगाई है। इसलिए कई बार लोग पेशेंट को क्या करते हैं, अस्पताल में एडमिट कराते हैं और कोशिश करते हैं कि 21वें दिन डिस्चार्ज करें, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रीवस हर्ट में आ जाता है। इसलिए वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब इस टाइप के केसेस, मेडिकल केसेस हैं, इस टाइप के केसेस हैं, और इंटेंशन ऑफ पेशेंट एंड अटेंडेंट्स ये है कि किसी तरीके से इसके 20-21 दिन कर दें, 21 दिन कर दें, ठीक है,
तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे दिया कि पेशेंट वाज एडमिटेड फॉर 20 डेज, तो ग्रीवस हर्ट हो गई, चाहे उसको जरूरत थी या नहीं थी। बता रहे समझ में? तो इस चीज के लिए मेडिकल फ्रेटर्निटी ने, डॉक्टरों ने ध्यान रखना है कि आपका कोई एडवांटेज ना ले, नहीं तो आप एक्सप्लेन करते फिरोगे कि सर 20 दिन कैसे लग गए यार जरा सा। फिर वो सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन के लिए बुलाएंगे किसी को, एक्सपर्ट को। हाँ जी डॉक्टर साहब, इस टाइप की चोट में 20 दिन के लिए बंदे की परेशानी होती है क्या? ठीक है, अब 20 दिन क्यों हुआ ये भैया तो हमें ध्यान नहीं है, क्यों 20 दिन का ही पीरियड क्यों लिखा है इन्होंने। ठीक है, मुझे 21 डेज का याद था, 21 दिन, तो 21वें दिन आप डिस्चार्ज करोगे तब आपके 20 दिन कंप्लीट काउंट होंगे ना। मुझे अभी भी याद है, मुझे 21 दिन का याद है, तो हम लोग जब फॉरेंसिक मेडिसिन में पढ़ते थे। ठीक है, तो 21वें दिन आप उसको अगर डिस्चार्ज करते, ठीक है, तो डेंजरस जो जिसको कि सीरियल नंबर 8 जो है आईपीसी 320 का, ये डेंजरस इलनेस, वो क्या नाम है, इंजरीज को डिफाइन कर रहा है। और वो डेंजरस इंजरी में 3 शर्तें हो गई। पहली, एंडेंजर टू लाइफ, जिंदगी का खतरा है जान का। दूसरा, सीवियर बॉडीली पेन फॉर 20 डेज, और पेशेंट जो है अपनी नॉर्मल रूटीन नहीं कर पा रहा है फॉर 20 डेज। ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर वो डेंजरस इंजरी है। ठीक है, और जिसको कहोगे कि ग्रीवस हर्ट का सीरियल नंबर 8 में काउंट। ठीक है, तो वो क्लियर है इसके बारे में, कोई डाउट? चाइल्ड अब्यूज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये, अननोटिस चला जाता है चाइल्ड अब्यूज। और ऑलवेज प्रिपेयर द चाइल्ड बाय एक्सप्लेनिंग द एग्जामिनेशन एंड शोइंग इक्विपमेंट। जो भी हम एग्जामिन करना चाह रहे हैं, या जो भी पेनिट्रेशन या जो भी कुछ करना चाह रहे हैं या कुछ, ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर हमें बताना पड़ेगा उसको। एंड टू डिमिश फियर एंड एंग्जाइटी, बच्चा घबराया हुआ होगा। ठीक है, एनकरेज द चाइल्ड टू आस्क क्वेश्चन। हमेशा बच्चे को जो है, जो भी हम एग्जामिन करने जा रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करें, और कोशिश करें कि वो हमसे और थोड़ा सा पूछ ले, सो दैट कि उसकी एंग्जाइटी खत्म। ठीक है, एनकरेज करें उसको। हमेशा कोशिश ये करें कि चाइल्ड को अकेले में इंटरव्यू लेने की कोशिश करें। पता लगा कि परिवार का कोई बंदा चाइल्ड अब्यूज कर रहा है, तो उनके सामने बोलेगा ही नहीं। इट इज बेटर टू कोशिश करके इंटरव्यू द चाइल्ड और टॉक टू द चाइल्ड अलोन, जब वो अकेला हो, और उसका सारे फियर्स गायब कर दिए। ठीक है, तो उस समय पे उससे बात करने को साइकेट्री काउंसलिंग इज एडवाइस। हमेशा इस टाइप के केसेस में चाइल्ड साइकेट्री काउंसलिंग इज एडवाइस, लेकिन वो दिमाग से चीज जाती नहीं। नेवर पुट अनड्यू प्रेशर। अनड्यू प्रेशर नहीं डालना है चाइल्ड के ऊपर कि एग्जामिनेशन करना ही है ना, मेडिकल एग्जामिनेशन। बट व्हेन ब्लीडिंग प्रेजेंट और फॉरेन बॉडी वगैरह कुछ आपको सस्पेक्ट लग रहा है, उस सिचुएशन के अंदर सिडेशन और जनरल एनेस्थीसिया में भी कंसीडर्ड। उसमें आपको कंसेंट तो कभी पेरेंट्स के लिए नहीं होगी। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल्स, जो भी प्रिजर्वेशन सैंपल करते हैं हम लोग, मेडिकल लीगल केसेस वाले जो जितनी हैं, सब टू बी प्रॉपरली लेबल्ड। हमेशा याद रख लेना, जो कोई भी सैंपल है पेशेंट, चाहे इवन नॉर्मल लेबोरेटरी के अंदर भेज रहे हो आप, नॉर्मल पर्पज से भेज, हमेशा उसका फुल डिटेल्स होने चाहिए पेशेंट के। रजिस्ट्रेशन नंबर, एमएलसी नंबर, पूरा नाम, ठीक है, कौन सा बेड है, कौन सा वार्ड है, ठीक है, और एमएलसी अगर नंबर है तो एमएलसी नंबर, ठीक है, ये पूरा उसमें लिखना है। ठीक है, तो ऑल सैंपल शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन नंबर, पेशेंट नेम, एज, डेट एंड पुलिस स्टेशन, इसको सील करना है, साइंड बाय द डॉक्टर ने साइन करना है। ठीक है, एंड एमएलसी विद हिज फुल नेम एंड डेजिग्नेशन। ठीक है, डॉक्टर साहब ने जिसने भी